हम स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं? ऑब्वियसली इसलिए ताकि कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करेगी तो उस कंपनी का प्रॉफिट और उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट हमें मिल जाए। लेकिन जो तो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो आसानी से कंपनी की रिपोर्ट्स को एनालाइज करके पता कर लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी या फिर नहीं करेगी। लेकिन जो हमारे जैसे आम लोग होते हैं वो ऐसे ही कहीं भी किसी भी कंपनी का स्टॉक ले लेते हैं और उसके बाद पछताते हैं, क्योंकि थोड़े समय बाद कंपनी लॉस में जाने लग जाती है और एंड में कंपनी दिवालिया हो जाती है और आपका पैसा डूब जाता है। तो आज हम एक ऐसा मेथड समझने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखकर ये पता कर सकते हो कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट सच में करेगी या फिर नहीं। और 99% चांसेस है कि आप अपना पैसा डूबने से बचा लो। अब बहुत लोग सोचेंगे कि मैंने सच में कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी या फिर नहीं, ऐसा क्यों कहा? इसको कहने का रीजन ये है कि कंपनी की बुक्स में प्रॉफिट होना और सच में एक अच्छा कैश फ्लो और प्रॉफिट होना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो चलिए इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं शर्मा जी की एक किराना की शॉप है और उस किराना स्टोर की एक महीने की सेल हुई 1 लाख रुपए। अब शर्मा जी ने वो 1 लाख की सेल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी, लेकिन वो 1 लाख की जो सेल थी उसमें से 80,000 की सेल क्रेडिट यानी उधार में थी और 20,000 की सेल कैश में हुई थी। अब बुक्स में तो उनका प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, लेकिन असल में उनके पास कैश 20,000 का ही है। और जब उन्होंने अपनी एक्सपेंसेस को ओवरकम करा, जब उन्होंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को भरा और शॉप रेंट दिया और काफी सारे एक्सपेंसेस जब उन्होंने करे, तो उनको पता चला कि भाई 20,000 तो उनके एक्सपेंसेस के लिए बहुत कम है। और जब उन्होंने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए लोन लिए, उसके ऊपर उनको भरना पड़ा बहुत सारा इंटरेस्ट। तो ऐसा सेम होता है स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज में, क्योंकि वो हमें सेल्स तो दिखा देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेल देखकर हम उनका स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उनके पास सच में कैश कितना आ रहा है। तो हमने बैलेंस शीट में भी यही देखना है कि किसी कंपनी की सेल्स कितनी हुई और उस सेल्स के कंपैरिजन में कंपनी को पैसा कितना मिला। इस चीज को आसानी से समझने के लिए चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। हमारे गूगल पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीनर नाम की वेबसाइट को ओपन किया है। यहाँ पर हम सभी तरह के स्टॉक, सभी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम किसी एक अच्छी कंपनी का स्टॉक निकालते हैं, जैसे हम टाटा का निकाल लेते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड यहाँ पर आई। यहाँ पर हमें सारी उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि स्टॉक, पीई, मार्केट कैप, करंट प्राइस, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। हमें यहाँ पर डायरेक्टली कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर जाएंगे तो हमें यहाँ पर मार्च 2015 की सेल्स शो होंगी, उसके बाद मार्च 2015 से लेके 2026 तक के रिपोर्ट्स आएंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड का जो है वो ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंड लोन यानी कि एक कंपनी के जैसे अलग अलग सब ब्रांड्स होते हैं, जैसे टाटा के बहुत सारे सब ब्रांड्स हैं, व्हीकल्स वाला अलग है, स्टील वाला अलग है और अलग अलग तरह के टाटा की सब ब्रांड्स हैं। अगर हम स्टैंड अलोन करेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ टाटा स्टील्स की जो है रिपोर्ट मिलेगी। अगर हम यहाँ पर व्यूज कंसोलिडेटेड कर देंगे तो हमें टाटा ग्रुप का पूरा, उनके जो सारी कंपनीज का टोटल में, उनकी सारी कंपनीज की जो वैल्यूएशन है, सेल्स है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर शो होगी। तो हमने यहाँ पर अभी कंसोलिडेटेड में रिपोर्ट्स को देखना है। अगर आप चाहो तो स्टैंड लोन में भी देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड में देखूंगा। अब कंसोलिडेटेड में प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास सेल्स है। सेल्स की रिपोर्ट क्या कहती है कि मार्च 2015 में टाटा की 1,39,504 करोड़ की सेल हुई थी। करोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिगर्स करोड़ में है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्च के बाद यहाँ पर तो उसके बाद थोड़ा सा कम हुई सेल्स में, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज होता गया और मार्च 2026 के अंदर 2,32,140 करोड़ की सेल्स थी। अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि सेल थी 2,32,140 करोड़ की, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें से कैश वाली कितनी थी और क्रेडिट वाली यानी उधार वाली कितनी थी। उसको देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के साथ आपको मिलेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर अदर एसेट्स नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे अदर एसेट्स पे, यहाँ पर आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स में 13,310
करोड़ का हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल था, और उसके बाद ये कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी इतना ही रहता है, मतलब ये 7-8 हजार 5-6 हजार इतना सा रहता है। और अभी 2026 की मार्च में ये सिर्फ 4,917 करोड़ का था। अब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी सेल्स के साथ, सेल्स तो हमारी 2,32,140 करोड़ की है, और जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है वो बहुत ही कम है, जो कि है 4,917 करोड़। तो यहाँ पर इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी की सेल्स कैश में है, अगर क्रेडिट में भी है तो रिकवरी जल्दी से हो रही है। बहुत ही कम अमाउंट है जो कि हमारी अभी किसी से रिसीव होने वाली बाकी है। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि वो पैसा हमारे पास आने वाला है, जो हमने कंपनीज को बिल दिए हैं लेकिन वो बिल के अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट हमें नहीं दिया है। ऐसी एक और अगर कंपनी देखें, अगर हम महिंद्रा को देखें, तो महिंद्रा के साथ भी सेम ऐसा ही होगा। सेल्स तो आप देख सकते हैं 71,448 करोड़ की सेल्स, उसके बाद बढ़ती गई और मार्च 2026 में 1,98,639 करोड़ की सेल्स है, यानी 2 लाख से थोड़ा सा कम। 1,98,000 करोड़ की सेल्स के साथ इनके पास बैलेंस शीट में अगर हम इनका ट्रेड रिसीवेबल देखें तो हमारे पास बहुत कम ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ पर 5,000 का ही है, और बढ़कर भी ये ज्यादा नहीं 9,000 का हुआ। 2 लाख करोड़ की सेल्स के कंपैरिजन में सिर्फ 9,000 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल बहुत अच्छी अमाउंट है, यानी कि कंपनी बहुत प्रॉफिट आपको दे सकती है। और वहीं अगर हम ऐसी कंपनी देखें, ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है मिष्ठान फूड्स। इस कंपनी के सेल्स से ज्यादा तो इनके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, तो ये कंपनी गारंटीड है कि लॉस में रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर इनका प्राइस भी अभी डाउन जा रहा है। प्रॉफिट लॉस में अगर हम देखेंगे तो पहले तो इनकी सेल्स ही 2014 में 5 करोड़ की थी, उसके बाद बढ़ के 2026 में 1153 करोड़ की इनकी सेल हो गई। ठीक है, सेल्स बढ़ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी सेल बढ़ी, बैलेंस शीट में अगर हम देखें इनके ट्रेड रिसीवेबल्स पहले 5 करोड़ की सेल थी, उसके अगेंस्ट 1 करोड़ के इनके ट्रेड रिसीवेबल थे, यानी 20% इनके ट्रेड रिसीवेबल्स थे 2014 में। और अब बढ़ के इनके 2273 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल है। अभी आप अमाउंट को ध्यान रखें, ट्रेड रिसीवेबल हमारी है 2273 करोड़ की 2026 के अंदर, और जो सेल है हमारी 1153 करोड़ की, यानी सेल से ज्यादा तो इनके ट्रेड रिसीवेबल है। पिछले समय का बहुत सारे बिल्स अभी इनके पेंडिंग है, पिछले समय की पेमेंट इनकी आई नहीं है, तो इनकी पेमेंट ही जब आगे से आ नहीं रही है तो और कहाँ से ये इनकम करेंगे और कहाँ से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी हमको हमारा हिस्सा कैसे देगी, यानी कि कंपनी हमें कैसे बेनिफिट देगी। तो ऐसी कंपनी से बचें। हाँ, ये नहीं है कि आप सिर्फ इन दो चीजों को देखकर आप कंपनी की पूरी एनालिसिस कर लोगे, और बहुत सी डीप एडवांस एनालिसिस होती है जिसे हम फोरेंसिक एनालिसिस भी कहते हैं, लेकिन बिगिनिंग लेवल के लिए ये दो चीजें आप ध्यान से देख लें। अगर आपको कोई कहता भी है कि इस कंपनी का स्टॉक अच्छा है, तो आप कंपनी का स्टॉक देखने से, खरीदने से पहले स्क्रीनर पर आकर उसकी प्रॉफिट लॉस में जाकर सेल्स और बैलेंस शीट में जाकर ट्रेड रिसीवेबल जरूर देख लें। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देख लोगे तो मैं आपको बताया कि 99% चांसेस है कि आपका पैसा डूबने से बच सकता है। तो अब हमने यहाँ पर समझा कि हमने ट्रेड रिसीवेबल्स और कंपनी की सेल्स को कंपेयर करना है। बहुत से लोग समझ गए होंगे कि इसका रीजन क्या है, और अगर आप फिर भी नहीं समझे तो इसका बेसिकली मेन रीजन ये है कि अगर कंपनी के पास सेल्स तो है और बट उसके पास सेल्स का पैसा वापस आया नहीं, तो कंपनी अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाएगी, और फिर उस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कंपनी को हाई इंटरेस्ट पर लोन लेने पड़ेगी, और जब वो लोन लेगी तो उसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व रहेगा। और अगर ऐसा सेम सर्कल चलता रहेगा तो फिर एक टाइम आएगा जब कंपनी बहुत सारा डेट ले चुकी होगी, यानी कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा और उनके पैसे की रिकवरी होगी नहीं, और एंड में जाकर हमारा पैसा डूब जाएगा। तो आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले कोई भी चीज देखो या फिर ना देखो, बस उससे पहले सेल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स को कंपेयर जरूर कर लेना। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स सेल्स के बराबर है तो बिल्कुल भी उस कंपनी का स्टॉक मत खरीदना। अगर बराबर से थोड़ा सा कम है तो भी वो रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट
सेल्स की अमाउंट से आधी या फिर उससे कम है, तो हम बिना किसी डर के उस कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी तरह की एडवांस रिसर्च होती है, लेकिन हम सब लोग ऐसी रिसर्च नहीं कर पाते। तो उसे छोड़कर बस ये कम से कम 2 चीज़ें अगर हम कर लेंगे, तो हमारा रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।